ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख बाल ठाकरे ने धमकी भरे लहजे में मीडिया को चेतावनी दी है कि अगर हिंदी न्यूज चैनलों ने उनके खिलाफ खबरें दिखाना बंद नहीं किया तो वो उन्हें देख लेंगे। वहीं राज एक बार फिर बिहार के लोगों पर निशाना साधते नजर आए। क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले राज ठाकरे अब हिंदी न्यूज चैनलों को दबंगई दिखाने पर उतारू हो गए हैं। राज ने धमकी दी है कि अगर न्यूज चैनलों ने उनके खिलाफ खबरें दिखाना बंद नहीं किया तो महाराष्ट्र में हिंदी चैनलों को बंद करवा देंगे। राज ने कहा कि चैनल वाले उन पर टिप्पणियां करते हैं, लेकिन बिहार के मुख्य सचिव ने क्या कहा ये नहीं बताते। उन्होंने हिंदी चैनलों के पत्रकारों को ठीक कर देने की धमकी दी है। इतक्या वेळेला आलो मी इथे या सभागृहामध्ये त्याचा बाळांगावकरांना विचारलं होतं, म्हटलं असाला मध्ये असा एकच बंद भूतारीत लावतात तसं काय लावलं। अपनी पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने दिग्विजय सिंह और बिहार के लोगों पर भी जमकर निशाना साधा। राज ठाकरे ने कहा कि बिहार की सरकार को ये सोचना चाहिए कि देश भर के अपराधी बिहार ही क्यों पहुंचते हैं। बिहार के सत्ताधारी लोगों को ये सोचना चाहिए कि बाकी प्रदेशों की पुलिस उनके राज्य में क्यों आती है। पारंपरिक इथे राहणारे इतक्या वर्षांचे जे काही हिंदू मुस्लिम संबंध असतील हा विषय तो नाहीच आहे, परंतु या देशामध्ये जे काही घातपात, जे काही बॉम्बस्फोट आणि इतर गोष्टी ज्या घडवल्या जात आहे त्याच्यानंतर त्यांच्या देशातल्या लोकांना, त्यांच्या कलावंतांना आणि इतर लोकांना इथे गोंजारायचं, जोंबाळायचं कशासाठी, एवढ्या पुरताचा तो विषय होता। पुढचं तो सगळा ते बिहारचं। ठाकरे के वार पर पलटवार करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की लोकतंत्र में आस्था पर सवाल उठा दिया है। ये इतनी बड़ी हैसियत किसी की नहीं है कि हमारे अस्मिता को चुनो। ये हैसियत अभी किसी की हुई नहीं। आप एक सिरफिरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अखबारों में, खबरों में बने रहने के लिए इस तरह का बयान देता है। उधर राज ठाकरे के बयान पर तमतमाई आरजेडी ने राज ठाकरे को गुंडा करार दे दिया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी राज ठाकरे पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। बहरहाल नफरत और क्षेत्रवाद की राजनीति करने वाले राज ठाकरे की ताजा धमकियों से एक बार फिर सियासत गर्मा गई है और इसके जल्दी ठंडा होने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। रीना खान, समाचार प्लस। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने कोयला खदानों के आवंटन पर कांग्रेस और प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी नेता ने पीएम के कोल ब्लॉक पर दिए गए बयान को अशोभनीय और सीएजी जैसी जांच एजेंसियों का अपमान करने वाला बताया। जोशी ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और मुलायम सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। कोलगेट पर यूपीए सरकार को घेरने में जुटी बीजेपी ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मुरली मनोहर जोशी रविवार को लखनऊ पहुंचे तो उनके निशाने पर केंद्र सरकार ही थी। उन्होंने कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में प्रधानमंत्री और दिग्विजय सिंह के बयानों की तीखी आलोचना की और इसे अशोभनीय बताया। उन्होंने कांग्रेस पर जांच को रोकने और गलत बयानी का भी आरोप लगाया। सीएजी की रिपोर्ट को गलत ठहराने को लेकर उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। जोशी ने सीधे सीधे कह दिया कि कांग्रेस सच छुपा रही है। सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी प्रधानमंत्री, जब उन्होंने ये पहले ही बोल दिया कि सब गलत है, तो सरकार का कौन अधिकारी ये कहेगा कि नहीं सीएजी ठीक है और मंत्री गलत है। तो बात खत्म कर दी। पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे बीजेपी नेताओं के आपसी रुख में अंतर के सवाल पर जोशी ने सर्वसम्मति से फैसला किए जाने का हवाला दिया। इस दौरान जोशी ने कानपुर में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के घर का घेराव कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की भी निंदा की। बहुत गलत किया गया, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसके ऊपर इस तरह की लाठीचार्ज की हम तीव्र निंदा करते हैं। ये गलत बात है। लोगों को अधिकार है कि वो अपनी बात जाके बताएं, जनप्रतिनिधियों को बताएं। जोशी के निशाने पर कोयला आवंटन को लेकर अगर केंद्र सरकार और कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ प्रदेश की सपा सरकार और मुलायम सिंह यादव का हालिया बयान और राज ठाकरे भी थे। केंद्र सरकार ने जिसने कमीशन लगाया
ये इस तरह की बात वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं होती। देश को बांटना नहीं चाहिए इस तरह। गरीबी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीब गरीब है, वो चाहे किसी संप्रदाय का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी भाषा का हो। ये अजीब बात, हमने नया सिद्धांत सुना कि गरीबी में भी भेदभाव। कुल मिलाकर देखें तो जोशी के निशाने पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों बराबर रही। हालांकि इसे आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखे जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी कार्यकर्ता और आला नेता दोनों सरकारों पर तीखे हमले बोल रहे हैं, उसे साफ है कि बीजेपी की निगाहें दिल्ली की गद्दी पर टिकी है। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। कानपुर में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्रा ने किया था। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश दीक्षित थे। कानपुर महानगर के ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोगों ने ब्राह्मणों की जागरूकता पर अपने विचार रखे। कब करोगे? बस बिल्कुल भैया, अभी मैंने भेज दिया। राजू सर का फोन आया, हमने आपको एसएमएस डाला, हमने कहा क्या होगा। और फिलहाल 8 PM रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. The new Bolero. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। एक ऐसा गांव जहां होती है अपराध की खेती। जितनी गलियां उतने हिस्ट्री शीटर। कभी किसान आंदोलन का गढ़ रहे, इस इलाके की रगों में कैसे बहने लगा जुर्म का। देखिए जागोरे में रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। समाचार प्लस ने उठाए सवाल। मेंढ, एक ऐसा गांव जहां आजादी के 65 साल बाद भी लोग अंधेरे में ही अशिक्षा और बेरोजगारी की गुलामी झेलने को मजबूर हैं। कौन इस बात को मानेगा कि 65 साल सरकारों का दिल तो बहुत अच्छा था, मन तो बहुत करता था विकास करने का, लेकिन उस गांव में पानी पहुंचा नहीं पाए, बिजली का खंभा लगा नहीं पाए। समाचार प्लस पर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए जाने के बाद कम से कम अब तो आंखें खोल लीजिए। सिर्फ ये बताइए, मेड के लोगों को पानी, बिजली, सड़क कितने समय में उपलब्ध करा देंगे? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर वहाँ पर कोई न कोई विकास के कार्य मंत्री जी, मैं वहाँ से लाइव आपसे बात करूंगा, लाइव सूरत हाल आपको दिखाऊंगा और तब ये जनता के सामने रखूंगा और पोस्टमार्टम करूंगा आपके इन दावों का और इन वायदों का, जो आपने 6 महीने के लिए कहा है कि आप मेंढ का विकास करेंगे। मैं आपको 7-7.5 महीने देता हूँ।
नमस्कार। आज का जागोरे एक ऐसी जगह से जहां बंदूक उगाई जाती है, एक ऐसा गांव जहां होती है अपराध की खेती। शायद ही मुल्क में कोई और ऐसा गांव हो, जितनी गलियां उतने हिस्ट्री शीटर। जी हां, ये चंबल का इलाका नहीं है जहां की हवा पानी डकैत पैदा करती हो। ये इलाका है उत्तर प्रदेश के एक सरसब्ज हिस्से में। यहाँ उद्योग धंधे भी खूब है और जमीन भी उपजाऊ है, लेकिन यहाँ होती है अपराध की पैदावार। मुजफ्फरनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पर है गांव कैराना। एक जमाने में यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती हुआ करता था और एक आदर्श गांव के रूप में लोग कैराना का उदाहरण पेश किया करते थे। फिर कुछ ऐसी बयार चली कि यहाँ का मौसम ही बदल गया। अमन चैन यहाँ से रूठ गया और जरायम ने जमा लिया यहाँ पांव। कहा जाता है गरीबी अपराध को जन्म देती है, या फिर जब जमीन की कोख बांझ हो जाए तो वो अपराध उगाने लगती है। लेकिन कैराना पर कुदरत की मेहरबानी है। यहाँ की जमीन को ना तो सूखे या बाढ़ की मार ने तबाह किया है और ना ही यहाँ चंबल की तरह मीलों मील कछार और पठार है। गांव कैराना नाम आते ही अपराध की बस्ती की शक्ल उभरती है। थाने में रखे भारी भरकम रजिस्ट्रों में दर्ज तमाम जुर्म की प्रेत छाया सी नजर आने लगती है। कैराना में सोना उगलने वाली जमीन है, लेकिन खेती करने वाले हाथ नहीं। गांव के ज्यादातर लोगों का वास्ता हथियार या बारूद से है। आखिर क्यों बदल गई इस गांव की तस्वीर और तकदीर? आखिर क्यों छा गई समूचे गांव पर अपराध की गहरी धुन? जानने के लिए निकल पड़े समाचार प्लस की टीम। न छेड़ ए हमनशी प्रदेश में भूला सा अफसाना, मुझे पहरो रुलाता है मेरा घर मेरा कैराना। जी हाँ, कैराना की बूढ़ी आंखें इसके सुनहरे अतीत को अपने सामने मिटते देखकर नम है। ये वही कैराना है जहां कर्ण ने अपने जीवन के अमूल्य क्षण बिताए थे। मराठा कालीन ऐतिहासिक देवी मंदिर भी कैराना में ही है, लेकिन अब कैराना के स्वर्णिम अतीत पर अपराध की काली चादर पड़ चुकी है। अपराध की जहरीली खेती ने इस गांव के चेहरे पर कालिख पोत दी है। इस गांव की हर एक गली में एक हिस्ट्री शीटर मौजूद है, यानी हर गली में एक ऐसा शख्स जिसका नाम न सिर्फ पुलिस के रजिस्टर में अपराधी के तौर पर दर्ज है, बल्कि अपराध के साथ उस शख्स का लंबा वास्ता भी है और पुलिस की निगाह उस पर तब तक रहेगी जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। 1857 की क्रांति के समय कैराना की भागीदारी और खुददारी ने अंग्रेजों को भी ललकारा था। यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था।